हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 26 अक्टूबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन से शहर की निजी कंपनी के साथ सैनिकों के उपयोग में आने वाली देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए अनुबंध किया है? ऑप्शन ए टाटा, ऑप्शन बी इस्तार, ऑप्शन सी विजयनगर, ऑप्शन डी भिलाई। देखिए, देश के लिए सबसे मजबूत लोहा बनाने वाली भिलाई शहर का नाम जल्द ही सैनिकों के उपयोग में आने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट से भी देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए यहाँ की एक निजी कंपनी का केंद्र सरकार से अनुबंध हो गया है। सेना में वर्तमान में उपयोग की जा रही जैकेट जो है वो 17 किलोग्राम है, लेकिन जो इस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा वो 11 किलोग्राम का होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ जो कीमत में है वो 40% सस्ती भी होगी। सरकार और सेना के विशेषज्ञ इसके उत्पादन पर नजर रखेंगे। वर्तमान में जो है सैनिक जिस तरह की बुलेट प्रूफ जैकेट का उपयोग करते हैं वो ज्यादातर का जो निर्माण होता है वो कानपुर से होता है। कानपुर की एक निजी कंपनी है, उसके वहां से होता है। उसके साथ ही साथ इजराइल, इंग्लैंड, फ्रांस और ग्रीस से भी बुलेट प्रूफ जैकेट मंगाई जाती है, लेकिन जो चीन से अभी रिश्ते खराब होने के बाद से आयात अभी बंद कर दिया गया है। भिलाई में बनने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट में सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाएगा। यह स्टील से हल्का और उससे कई गुना अधिक मजबूत होता है। इसके उपयोग से सैनिकों के लिए जोखिम को कम हो जाएगा। सरकार वर्तमान से 32 से 40 हजार रुपए की दर से जैकेट खरीदती है। भिलाई में तैयार होने वाली जैकेट करीब 40% सस्ती होगी। इसकी आपूर्ति सिर्फ केंद्र सरकार को सुनिश्चित की जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भिलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सभी समुद्री परीक्षणों में सफल होने के बाद देश में बनी कौन सी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को नौसेना में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए आईएनएस कवरती, ऑप्शन बी आईएनएस कलवरी, ऑप्शन सी आईएनएस खंडेरी, ऑप्शन डी आईएनएस करंज। देखिए, सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने विशाखापट्टनम में देश में बनी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस कवरती को नौसेना में शामिल किया। आईएनएस कवरती परियोजना 28 के तहत स्वदेश निर्मित 4 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में आखिरी है। इसको नौसेना में अपनी संगठन नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया है और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया है। जहाज को सभी समुद्री परीक्षणों में सफल रहने के बाद नौसेना में शामिल किया गया है। आईएनएस कवरती में अत्याधुनिक हथियार और सेंसर सूट हैं जो पनडुब्बियों को पता लगाने और उन पर उचित कार्रवाई करने में सक्षम है। अपनी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता के अलावा जहाज में लंबी दूरी की तैनाती के लिए विश्वसनीय आत्मरक्षा प्रणाली भी है। इस युद्धपोत की खास बात है कि इसमें 90% स्वदेशी उपकरण है और इसके सुपर स्ट्रक्चर के लिए कार्बन कंपोजिट का उपयोग किया गया है, जो भारतीय जहाज निर्माण के क्षेत्र में बड़ी सफलता है। युद्धपोत को नौसेना में शामिल करने का समारोह विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में हुआ। आईएनएस कवरती का नाम जो है वो 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में अपने अभियानों के जरिए अहम भूमिका निभाने वाले युद्धपोत आईएनएस कवरती के नाम पर मिला। भूतपूर्व आईएनएस कवरती अर्नल क्लास मिसाइल युद्धपोत था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आईएनएस कवरती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दुश्मन के टैंक को तबाह करने की क्षमता रखने वाली तथा डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण कहां पर किया गया? ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी पोखरण, ऑप्शन सी बालासोर, ऑप्शन डी चांदीपुर। देखिए, दुश्मन के टैंक को तबाह करने की क्षमता रखने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण फायरिंग रेंज में परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की ओर से विकसित नाग के अंतिम चरण के सफल परीक्षण के बाद अब यह सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मिसाइल के शामिल होने से सेना की ताकत पहले से अधिक बढ़ जाएगी। मानकों पर खरी उतरने के बाद अब इसका उत्पादन शुरू होगा। नाग निर्माण का मिसाइल पब्लिक सेक्टर की कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड करेगी। थर्ड जनरेशन की यह मिसाइल पूरी तरह से देसी है। यह वजन में काफी हल्की है। इसका वजन जो है करीब 42 किलोग्राम है और इसकी गति जो है 130 मीटर प्रति सेकंड है। यह मिसाइल किसी भी टैंक को ध्वस्त करने में सक्षम है। यह मीडियम और छोटी रेंज की मिसाइल होती है जो फाइटर जेट और वारशिप में भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पोखरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी यानी संचालक मंडल का चेयरमैन किसे चुना गया है? ऑप्शन ए संजीव नंदन सहाय, ऑप्शन बी हीरालाल समारिया, ऑप्शन सी अपूर्व चंद्र, ऑप्शन डी अरविंद कुमार चौहान। देखिए, भारत को 35 साल के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी यानी संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र को संचालक मंडल का चेयरमैन चुना गया है। श्रम सचिव अपूर्व चंद्र इस पद पर अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक रहेंगे। संचालक मंडल ILO का शीर्ष कार्यकारी निकाय है। यह निकाय नीतियां, कार्यक्रमों, एजेंडा, बजट और महानिदेशकों का चुनाव करती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस की एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में वर्ष 1919 में की गई थी। यह एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय आधार पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है, श्रम संबंधी समस्याओं को देखता है तथा सभी के लिए कार्य के अवसर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर देशों के बीच सहमति बनाने का प्रयास करता है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या का बात करें तो इसमें 187 सदस्य हैं और जिसमें कुक्स आइलैंड ऐसा देश है जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। इसका सचिवालय जो है मुख्यालय वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। जिनेवा, ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। विभिन्न वर्गों के बीच शांति स्थापित करने के लिए मजदूरों के मुद्दों को देखने के लिए, राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए तथा उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 1969 में इसे शांति में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1999 में जिनेवा के सदस्य देशों की बैठक में कन्वेंशन 182 को अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य बच्चों को बालश्रम के सबसे बुरे कार्यों जैसे तस्करी, वेश्यावृत्ति, दासता एवं सशस्त्र संघर्ष से बचाना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अपूर्व चंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी 26 अक्टूबर, ऑप्शन सी 25 अक्टूबर, ऑप्शन डी 27 अक्टूबर। देखिए, वर्ष 1948 के बाद से प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अस्तित्व में आने को चिन्हित करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर वैश्विक शांति और समानता की दिशा में कार्य कर रहे संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के प्रारूप को तैयार करने के लिए 50 देशों के प्रतिनिधि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एकत्रित हुए और 26 जून 1945 को सभी देशों के हस्ताक्षर के बाद इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के रूप में स्वीकार किया गया। ध्यातव्य है कि पोलैंड बाद में इस पर हस्ताक्षर करके संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य बना था। इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। अब चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका समेत अधिकांश हस्ताक्षरकर्ता ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि कर दी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कुल 193 सदस्यों वाले एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर कार्य कर रहा है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने हेतु सहयोग प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा मानवाधिकार को सुरक्षा के साथ साथ विश्व में शांति की दिशा में कार्य करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 24 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने पर्यावरण संरक्षण कानून के अनुच्छेद 5 के तहत भूजल या पेयजल के दुरुपयोग को अब दंडनीय कृत बना दिया है। इस अधिसूचना के तहत पानी बर्बाद करने वालों को अधिकतम कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 6 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 8 साल, ऑप्शन डी 3 साल। देखिए, भूजल या पेयजल के दुरुपयोग को अब दंडनीकृत बना दिया गया है। पानी बर्बाद करने वालों को अधिकतम 5 साल की सजा या 1 लाख तक का या जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने सभी स्थानीय निकायों को इस संबंध में निर्देश देकर ऐसा तंत्र बनाने को कहा कि जिसमें भूजल या पेयजल की बर्बादी करने वालों को सजा दी जा सके। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजेंद्र त्यागी बनाम सरकार मामले में 15 अक्टूबर 2019 को भूजल संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता ने सरकार से भूजल की बर्बादी को दंडनीकृत बनाए जाने की मांग की थी। उन्हीं निर्देशों के क्रम में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने पर्यावरण संरक्षण कानून के अनुच्छेद 5 के तहत अधिसूचना जारी की है।
जलापूर्ति से जुड़े निकायों जैसे जल बोर्ड, जल निगम, जल संस्थान, नगरीय निकाय और पंचायत आदि की जिम्मेदारी होगी कि भूजल की किसी भी सूरत में बर्बादी ना हो। इन संस्थानों को इस तरह का तंत्र बनाना होगा कि पानी की बर्बादी करने वालों पर अंकुश लगे और उन्हें दंडित किया जा सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और पड़ोसी देशों की भलाई के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ की पूर्व चेतावनी देने वाले सिस्टम शुरू कर दिया है। भारत में यह चेतावनी केंद्र स्थापित करने की जिम्मेदारी कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा सौंपा गया था? ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल, ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन डी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। देखिए, भारत और पड़ोसी देशों की भलाई के लिए एक नई पहल हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने फ्लैश फ्लड की पूर्व चेतावनी देने वाला सिस्टम शुरू कर दिया है। यह दक्षिण एशिया के चुनिंदा देशों को 24 घंटे से लेकर 6 घंटे पहले तक बाढ़ की चेतावनी दे देगा। भारत में यह चेतावनी केंद्र स्थापित करने की जिम्मेदारी विश्व मौसम विज्ञान विभाग सौंपी थी। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ बाढ़ संबंधी उपायों के समन्वय, विकास और उन्हें लागू करने में अहम भूमिका निभाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने इस सिस्टम की ऑनलाइन लॉन्चिंग की और कहा कि इससे सदस्य देशों जैसे भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को बाढ़ संबंधी सूचनाएं मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ तेज बारिश शुरू होने के 6 घंटे के भीतर भी आ सकती है। अभी दुनिया भर में कई देशों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी देने की व्यवस्था नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए विश्व मौसम विज्ञान आयोग ने वैश्विक स्तर पर इस तरह के चेतावनी केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी थी। यह सिस्टम विश्व मौसम विज्ञान आयोग ने अमेरिकी मौसम एजेंसियों के सहयोग से विकसित किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की उच्च स्तरीय दक्षता को देखते हुए यह सिस्टम भारत में लगाने का फैसला किया गया है। बीते मानसून में भारत ने इस सिस्टम का परीक्षण किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्व मौसम विज्ञान विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा बोध घाट परियोजना क्या है? ऑप्शन ए, नदियों के घाट की सफाई परियोजना, ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण हेतु परियोजना, ऑप्शन सी, पनबिजली परियोजना, ऑप्शन डी, बोध गया सीवरेज व पेयजल परियोजना। देखिए, दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना को दोबारा शुरू करने की राज्य और केंद्र सरकार की कोशिशों के बीच परियोजना प्रभावित क्षेत्र की असहमति की राजनीति भी तेज होने लगी है। मां दंतेश्वरी बोध घाट प्रभावित हित रक्षा समिति नाम से संगठन बनाकर प्रभावित परिवारों से 500 रुपए चंदा वसूल रहे हैं। सरकारी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बीते 35 वर्षों से अटकी इस परियोजना को रोकने के लिए नक्सली भी 1 महीने पहले से बैठक कर रहे हैं। करीब 21,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाली बोध घाट परियोजना में बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिले में 359 गांवों के 2.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रस्तावित है। परियोजना के साकार होने से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने, पर्यटन, मत्स्य पालन और विद्युत उत्पादन में हर साल 3,000 करोड़ रुपए का फायदा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। हालांकि इससे 28 गांव पूरी तरह और 5 गांव आंशिक रूप से डूबे क्षेत्र में आ जाएंगे। परियोजना की आधारशिला 21 जनवरी 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने रखी थी। कुछ साल तक निर्माण जारी रहने के बाद वन संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलने से परियोजना का काम रोक दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पनबिजली परियोजना। देखिए, अगर बात करें इस परियोजना के बारे में, ये बहुउद्देशीय परियोजना है, लेकिन आप ये है कि ये नदियों घाट के सफाई के लिए नहीं है, पर्यावरण संरक्षण के लिए नहीं है और बोध गया जो है सीवरेज के लिए नहीं है। ये आपका सही आंसर होगा पनबिजली परियोजना। लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि वहां पे सिंचाई, मत्स्य पालन वगैरह भी है तो वो सही आंसर होगा, उसका सभी आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पनबिजली परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में महेंद्रगढ़ स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शोधार्थियों ने प्रमाणित किया है कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में शुमार सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने कौन से देश को जंगली से घरेलू पशु बना लिया था? ऑप्शन ए, रिवर भैंस, ऑप्शन बी, सोआब भैंस, ऑप्शन सी, सुरती भैंस, ऑप्शन डी, मुर्रा भैंस।
देखिए, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में शुमार सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने ही रिबर टाइप भैंस को जंगली से घरेलू पशु बना लिया था। रिबर टाइप भैंस उन्हें कहा जाता है जिन्हें पानी पसंद होता है। दूसरी होती है सोआब टाइप भैंस, उन्हें दलदल पसंद होता है। महेंद्रगढ़ स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी के डीन रिसर्च डॉक्टर सतीश कुमार और उनकी टीम ने अपने शोध में इसे प्रमाणित किया है। उन्होंने जेनेटिकली साबित किया है कि रिवर टाइप भैंस पहली बार भारत में ही घरेलू पशु बनी थी। इससे पहले लोग मानते थे कि भैंस मेसोपोटामिया सभ्यता में पहली बार घरेलू पशु बनी थी। शोध के दौरान डॉक्टर सतीश ने कई स्थानों पर भैंसों के डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल हासिल किए। फिर उन डीएनए को प्राचीन सभ्यताओं के पशुपालन के लिए किए गए अध्ययन के तथ्यों से मिलान कराया गया है। तब वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे। यह तकनीक इतनी एडवांस है कि विज्ञानी किसी भी पशु के डीएनए से बता सकते हैं कि वह पशु 10,000 वर्ष पहले कैसे रहा होगा, कितनी संख्या में जंगली से घरेलू बना होगा। देखिए, डॉक्टर सतीश कुमार बताते हैं कि विश्व में अधिकतर राज्यों में रिवर टाइप भैंस की प्रजाति पाई जाती है। ये नदियों के आसपास रहती है, इसलिए इन्हें रिवर भैंस कहा जाता है। इस शोध में जेनेटिकली साबित किया गया है कि रिवर टाइप भैंस और सोआब टाइप भैंस दोनों पालतू बनी है। सोआब टाइप भैंस देश के पूर्वोत्तर राज्य में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रिवर भैंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा देश के सबसे पहले मेड इन इंडिया टैंक विजयवंत का निर्माण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1955। देखिए, भारतीय सेना के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक टैंक है जो जंग के मैदान में अपना लोहा मनवाते हैं। मगर देश के सबसे पहले मेड इन इंडिया टैंक का नाम विजयवंत है। आज 25 अक्टूबर 1964 लिख देते हैं, 25 अक्टूबर 1964 को इस टैंक का उस वक्त की अत्याधुनिक तकनीकों से निर्माण किया गया था। भारतीय सेना में यह टैंक 29 दिसंबर 1965 को शामिल हुआ। भारत में निर्मित होने से पहले ब्रिटेन में इस टैंक को बनाया गया था। सन 1963 में यूके की हथियार बनाने वाली कंपनी विकर्स ने विजयवंत टैंक को प्रोटोटाइप तैयार किया था। पहले 90 टैंकों का निर्माण भी ब्रिटेन के विकर्स द्वारा ही किया गया था। सन 1965 से 1986 तक इस टैंक का उत्पादन देश में ही किया गया था। इस दौरान करीब 2200 टैंक बनाए गए थे जिन्होंने उस वक्त देश की सरहदों की सुरक्षा की। विजयवंत टैंक ने सन 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में पाक आधुनिक पैंटन टैंक की धज्जियां उड़ा दी थी। बाद में सन 1999 में कारगिल युद्ध में भी इस टैंक का इस्तेमाल किया गया था। यह टैंक गोलाबारी करने की अपार शक्तियों के साथ चौतरफा घूमकर दुश्मन को मार गिराने की क्षमता रखता है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाला यह टैंक की रेंज जो है 530 किलोमीटर थी। इतनी दूर से भी दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने में इसमें गोले सक्षम थे। इस टैंक में अलग अलग आकार और प्रकार के गोले 44 राउंड से 2000 राउंड तक फायर किए जा सकते हैं। इसमें 4 क्रू मेंबर बैठते हैं। विजयवंत टैंक का वजन 39,000 किलोग्राम, लंबाई 9.788 मीटर और चौड़ाई 3.168 मीटर और ऊंचाई 2.711 मीटर थी। युद्ध के मैदान में तिरंगे का परचम हमेशा ऊंचा रखने वाला यह टैंक अब भारतीय सेना को सेवाएं नहीं दे रहा है। भारतीय सेना में अब यह टैंक रिटायर हो चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1964। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ रूरल एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।